मित्रों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में मैं लेकर आया हूँ आज देहरादून की एक और नई वीडियो सीरीज। हम इससे पहले देहरादून को लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, यानी आज हमारे पास देहरादून के अंदर कुछ प्रमुख संस्थानों की जानकारियां हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, देहरादून के अंदर बहुत ही प्रमुख संस्थान हैं, लेकिन उनमें से कुछ इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं, कौन कौन से संस्थान आपके लिए आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी वे संस्थान जो अधिकांश पेपरों में पूछे गए हैं या इसके बाद भी पूछे जाने हैं। देहरादून के अंदर वैसे तो पूरे उत्तराखंड के संस्थान वही हैं, या कुछ एक आध नैनीताल में मिलेंगे या देहरादून एक आध हरिद्वार में है। भाई, देहरादून पूरे उत्तराखंड की राजधानी जो है, तो सभी आयोग या सभी संस्थान लगभग देहरादून में ही है। तो भाई, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनमें से प्रश्न तो ये नहीं आएगा कि ये कहाँ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनकी स्थापना पूछी जाए या उनसे रिलेटेड जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य पूछे जाएं। तो ये इस प्रकार से भ्रामक बनते हैं। हमें कई बार ये कॉन्फिडेंस होता है कि शायद हम इसे क्लियर कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इनमें फंस जाती हैं। एग्जाम में कई चीज़ें जो भ्रामक तरीके से पूछे जाते हैं, उन पर भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप लगातार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। इतनी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और हम और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। देखिए, YouTube पर आने का मेरा मकसद यही है कि मुफ्त में जो बच्चे कोचिंग कक्षाओं की फ़ी या इस प्रकार से आने जाने में, कहीं रहने में, रेंट देने में असमर्थ हैं, वे लोग अपने घर से ही मुफ्त में पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। यदि पढ़ने का जुनून है, जज्बा है, तो आप घर में रह करके ही पढ़ें। हम आपके साथ हैं और हम आपको दे रहे हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और एग्जाम में यहीं से ज़्यादा पूछा जाएगा। देखिए, अभी तक हम उत्तरकाशी जनपद को भी क्लियर कर चुके हैं, यहाँ तक कि उत्तराखंड के आधे से ज़्यादा इतिहास, 80% इतिहास हम क्लियर कर चुके हैं यूट्यूब चैनल के अंदर। उसके बाद हम हिंदी की भी वीडियोस लाएंगे, तो एग्जाम तक आपका कम से कम 95% हम कवर करवा देंगे। उत्तराखंड के जो भी एग्जाम में आप बैठोगे, सब कुछ हमारे इस चैनल के अंदर होगा, ताकि आप घर बैठे अपनी स्टडी कर सकते हैं या अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं किसे, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख संस्थान। इस पर डिस्कस करते हैं भाई, कौन कौन से संस्थान एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, वो जो देहरादून के अंदर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, पहले संस्थान का नाम है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पूरे भारत भर का एकमात्र है। तो भाई, ये तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा। ये जो FRI है, इसे FRI भी शॉर्टकट में कहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या हम वन महाविद्यालय कहेंगे। तो ये जो वन महाविद्यालय है, ये कब बना था और किसने बनाया और कहाँ पर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो महाविद्यालय बना था, वनों से रिलेटेड, वनों पर अनुसंधान करने से रिलेटेड जो बना था, उसके लिए पहली ये बात जान लेते हैं हम कि एक व्यक्ति 1865 में एक अंग्रेज था जिसका नाम डिट्रिस ब्रैंडिस था। ये डिट्रिस ब्रैंडिस को 1865 में प्रथम वन महानिरीक्षक बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जब इनको 1865 में पहली बार वन महानिरीक्षक बनाया गया, तो इन्होंने 1865 के बाद 1878 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। लेकिन उस समय वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना गया था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ये आप याद रखेंगे, जो FRI वर्तमान में देहरादून के अंदर है, उसे सबसे पहले फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून के नाम से जाना गया था या फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से जाना गया था। उसके बाद 1884 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया गया था। यहां पर बात होती है स्थापना के, FRI की स्थापना। तो FRI की प्रमुख स्कूल के रूप में जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1878 में। अगर बात करें इसमें अनुसंधान का कार्य कब जोड़ा गया या रिसर्च का काम कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1906 में। अब 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। यानी
IFRI हो गया था इसका नाम। कब? 1906 में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने इसे इंपीरियल शब्द हटा दिया, तब हमने रखा केवल FRI नाम, और अब वर्तमान में FRI के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान। तो वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान जो भारत का है वो यही है। तो ये तो होगी इसके स्थापना की बात। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, ये जो भवन है, ये भवन में संग्रहालय है, बहुत बड़ा संग्रहालय। इसमें 6 अनुभाग है, यानी 6 भागों में इसका संग्रहालय बना हुआ है। और अगर इस भवन की बात करें, जो ये FRI का भवन है, ये भवन ग्रीक रोमन शैली में बना हुआ है, क्योंकि वो ब्रिटिशों ने ही बनाया है, अंग्रेजों ने बनाया है। भाई तो अंग्रेजों ने बनाया तो शैली भी उनकी यही होगी। बल्कि उसके वो एक वास्तुविद भी थे जिन्होंने कि वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। वो थे वास्तुविद CG ब्लोमफील्ड। ये याद रखें आप, बहुत अच्छा नाम है, इंपॉर्टेंट भी है, CG ब्लोमफील्ड। जबकि ये विद्यालय के रूप में स्थापना किसने की थी? डिट्रिस ब्रैंडिस ने। अब उसके बाद साथ साथ ये याद रख ले, जो यहाँ का ये FRI का गेट है, गेट पर भी नाम लिखा हुआ है। तो गेट पर नाम है डिट्रिस ब्रैंडिस का ही, यानी ब्रैंडिस गेट के नाम से इस गेट को जाना जाता है, जो मेन गेट है FRI का। तो ये भी प्रश्न घूम फिर करके आता है, भाई गेट का नाम क्या है? तो ये ब्रैंडिस गेट है ये। अब ये अंग्रेज है, अंग्रेजों के ही नाम से होगा। उसके बाद जो ये गेट बना था, तो गेट का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ये भी हमें जानकारी याद रखनी है। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी से बना हुआ एक सभागार भी है, जिसमें कुल 18,000 कास्ट कलाकृतियां हैं। बताओ, एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का सभागार बना हुआ है, मीटिंग हॉल, सभागार। तो ये सभागार एशिया का सबसे बड़ा है, लकड़ियां। इसीलिए उत्तराखंड के इतने वनों का कटान करते थे अंग्रेज, वनों का ठेका लेते थे, वनों को काटते थे। कहाँ जाती थी ये सब लकड़ियां? ऐसे ही संग्रहालय बनाते थे, सभागार वगैरह बनवाते थे अंग्रेज। तो इतनी जानकारी हम याद रखेंगे FRI से रिलेटेड। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। पुलिस जैसे एग्जाम में जो इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर इनके स्थापनाएं पूछा जाता है। जैसे 1906 वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1878 वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे इसका गेट का नाम पूछ देते हैं, वास्तुविद का नाम पूछते हैं, और विद्यालय की स्थापना किसने करी थी, ये पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं दूसरा संस्थान की। दूसरे संस्थान का नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है, ये भी देहरादून में ही है। हालांकि इसकी स्थापना सबसे पहले बंगाल में की गई थी। बंगाल का मतलब जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, आप समझिए। तो बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी 1767 को, 1 जनवरी 1767। 1 जनवरी भी आप याद रखें, 1 जनवरी 1767 को बंगाल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बाद इस संस्थान को देहरादून में शिफ्ट किया गया, और ये देहरादून में 1942 के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। स्थानांतरण करके इस संस्थान को देहरादून लाया गया था। तो इसकी स्थापना के बारे में भी पूछा जाता है। और इसी में 1830 में एक आप याद रखें, जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, जॉर्ज एवरेस्ट जिन्होंने कि एवरेस्ट की लंबाई भी मापी थी, वो जॉर्ज एवरेस्ट जब इसके महासर्वेयर बने थे, तब 1830 में वे यहाँ पर भी आए थे, देहरादून में आए थे। और 1833 में उन्होंने मसूरी में निवास किया था। और 1852 में उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट ने एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई भी मापी थी। अब इस संस्थान का काम क्या होता है एक्चुअली? जैसे इसका काम होता है, वनों पर अनुसंधान करते हैं ये, और इसका काम होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मतलब है भू मानचित्रों का सर्वेक्षण करना। भू मानचित्र का मतलब ये समझिए, भारत की जितनी भी धरती है, जितनी भी भूमि है, उसका चित्र बनाते हैं ये लोग। भू मानचित्र जो आजकल हम राजनीतिक और भौतिक ये मानचित्र यहाँ पर लाते हैं मार्केट से खरीद करके, वो भी एक प्रकार का उसी प्रकार से एक नमूना बनाया जाता है, लेकिन वो नमूना होता है रियल मानचित्र, इस प्रकार से मार्केट में नहीं बेचा जाता है। तो देश का जो पूरा मानचित्र बनता है, भू का मानचित्र बनता है, धरती का मानचित्र बनता है, वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है देहरादून से। तो इसे हम इस तरीके से याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट और है, वह है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। इसको सीधा वाडिया इंस्टीट्यूट भी कहते हैं।
तो ये वाडिया जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, लेकिन 1968 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। अब उसके बाद इसको स्थानांतरित किया गया 1976 में, और ये स्थानांतरण कर करके देहरादून में लाया गया। अब देखो यहाँ पर जो ये संस्थान है ना, पहले देहरादून से बाहर इनकी स्थापना हुई थी, फिर देहरादून में आए थे। जैसे हमने भारतीय सर्वेक्षण विभाग का पढ़ा कि भाई स्थापना तो 1767 में हो चुकी थी बंगाल में, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ लाए थे। तो वाडिया इंस्टीट्यूट की भी स्थापना पहले 1968 में दिल्ली में की गई थी, उसके बाद इसको शिफ्ट करके देहरादून लाया गया था। इस वाडिया इंस्टीट्यूट का जो काम होता है ये होता है भूगर्भ विज्ञान पर कार्य करना। भूगर्भ विज्ञान का मतलब आप ये लगा लीजिए, जैसे धरती के अंदर भूकंप से रिलेटेड कार्य हो गए, ज्वालामुखी से रिलेटेड कार्य हो गए, भूगर्भ के अंदर प्लेटों का खिसकाव, जितनी भी सारी चीज़ें होती है धरती के अंदर, वो सारी गतिविधियों का आकलन करना और उन पर रिसर्च करना, उस चीज़ का नॉलेज प्राप्त करना। तो ये सारा काम इनका होता है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के जितने भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो गंगोत्री ग्लेशियर दुनिया में सबसे तेज़ी से पिघल रहा है, उसके बारे में भी इन्होंने ही, वाडिया इंस्टीट्यूट ने ही रिसर्च की थी। तो यहाँ पर इन्होंने 2009 में एक ग्लेशियरोलॉजी नाम का एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है। उस ग्लेशियरोलॉजी का काम होता है ग्लेशियर्स पर रिसर्च करना, और तो वो बताते हैं कि भाई हिमालय को कितना कुछ ग्लोबल वार्मिंग से खतरा हो रहा है, उस चीज़ पर रिसर्च करती है ग्लेशियरोलॉजी डिपार्टमेंट। और याद रखें ये भी इसी के अंदर रखा गया है। ठीक, तो वाडिया इंस्टीट्यूट के बारे में हम इतना याद रखते हैं। एक और है संस्थान इंपॉर्टेंट, वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी 1861 में स्थापित किया गया था, और ये 1861 में दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। और ये किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो कि स्वयं भी एक पुरातत्वविद था। तो पुरातत्वविद होने के कारण ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना 1861 में दिल्ली में करी थी, और इस संस्थान को 2003 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको 3 लगातार जो विभाग बताए हैं, लगातार जो इंस्टीट्यूट बताए हैं, वो कहीं ना कहीं पहले बाहर स्थापित किए गए थे, तब जाकर के ये उत्तराखंड में आए थे। और इसके बारे में एक और बात याद रखें कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी वास्तविक स्थापना लॉर्ड कर्जन माना जाता है 1902 में। ये भी याद रखें, 1902 लॉर्ड कर्जन माना जाता है। और वैसे भी हम ये जानते हैं कि भाई भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी खोज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही की गई थी। अभी भी जितने भी रिसर्च होते हैं, प्राचीन स्थलों की खोज, प्राचीन अभिलेखों की खोज, प्राचीन अवशेषों की खोज, जितने भी मृदभान मिलते हैं, जितने भी कपमार्क्स मिलते हैं, या कोई कंकाल मिलते हैं, या कोई अस्थिपंजर वगैरह जितने भी सारे मिलते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य होता है उन पर रिसर्च करना और उनके समय का आकलन करना। ये इन चीज़ों पर रिसर्च करती है। तो ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बताए, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रीय संस्थान है ये, और ये हैं कहाँ, हमारे देहरादून के अंदर हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने भैया। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहले स्थापना कहाँ हुई थी, उसके बाद कब स्थानांतरित किया गया। तो आजकल का पैटर्न यही है, या तो पुरानी स्थापना पूछता है या स्थानांतरण पूछता है। ये कहीं नहीं पूछेगा कि भाई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, ग्लेशियरोलॉजी कहाँ है, वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है, FRI कहाँ। ये क्वेश्चन ये जमाना चला गया है, थोड़ा सा लॉजिकली फिट होना पड़ेगा हमें कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। अब इनके अलावा कुछ संस्थान और हैं, देखिए उन पर भी बात करते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय सैन्य अकादमी, IMA। यहाँ पर मिलिट्री फोर्स के जितने भी अधिकारी रैंक के लोग होते हैं, उन सभी लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। वैसे ही हमने लाल बहादुर शास्त्री अकादमी भी पढ़ा था, जो कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है, और उसकी स्थापना हुई थी 1959 को। तो उसमें IAS की ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है भारतीय सेना के जितने भी अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है IMA में। तो भारतीय सैन्य अकादमी, यानी जिसको IMA कहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो ये IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और इसके संस्थापक थे फिलिप चैड वुडवर्ड। तो फिलिप चैड वुडवर्ड के नाम को हमने याद रखना है, फिलिप चैड वुडवर्ड। ये इनके ही नाम पूछे जाते हैं। ये भी अंग्रेज ने स्थापना, ये भी अंग्रेज ने स्थापना, ये बात करें ये भी अंग्रेजों के द्वारा स्थापना है,
ये अंग्रेजों द्वारा स्थापना, सारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित है भैया। ये हो क्या रहा है देखिए, क्योंकि उस समय की बात है, ये काफी पुराना है, तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। ये किसने करा? 1 अक्टूबर 1992 फिलिप चैडविक वर्ल्ड। और इसका एक ध्येय वाक्य पूछा जाता है, आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य पूछा जाता है। देखो वो आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरता और बुद्धि खास है आईएमए के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। फिर अगर बात करें इस आईएमए बिल्डिंग्स की, तो ये बिल्डिंग की बात करें तो इसे चैडविक इमारत ही कहते हैं। जैसे यहां पर कहा गया था, ये जो बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग को डिट्रिस ब्रांडिस बिल्डिंग भी कह सकते हैं, या एफआरआई का बिल्डिंग कह सकते हैं। सेम वही यहाँ पर चैडविक इमारत के नाम से जाना जाता है, जिसका डिजाइन आरसी रसेल ने किया था। इस बिल्डिंग का डिजाइन आरसी रसेल ने किया था। और 1999 में यहाँ पर वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। वॉर मेमोरियल का मतलब है जितने भी वॉर में शहीद लोग हैं उनसे रिलेटेड मेमोरीज यानी गैलरीज यहाँ पर बनाई गई है इस आईएमए बिल्डिंग के अंदर। और यहीं पर एक भोजन बनाने वाली मैस है, जहाँ पर कि इन ट्रेनर्स के लिए, इन लोगों के लिए भोजन पकता है। वो मैस है, उस मैस का नाम है कैप्टन बत्रा मैस। ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। कैप्टन बत्रा मैस कहाँ है? आईएमए के अंदर की मैस का नाम है। इसमें और चीज़ें भी हैं, जैसे परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो यही हैं। जो सोमनाथ शर्मा हैं भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता, तो सोमनाथ शर्मा भी यहीं से ट्रेंड हुए थे। विक्रम बत्रा की बात करें, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी भी ट्रेनिंग यहीं से हुई थी। और होशियार सिंह, ये तीनों लोगों की ट्रेनिंग यहीं से हुई थी जिनको कि परमवीर चक्र मिला हुआ है। यहाँ की बात करें तो प्रथम जो बैच यहाँ से आउट पास हुआ था, उस आउट पास बैच में टोटल 40 कैडेट हुआ करते थे, जो कि कब से? 1932 के समय की बात है। तो 40 कैडेट यहाँ पर थे जिनको ट्रेनिंग सबसे पहले अधिकारी के रूप में दी गई थी। उनमें एक मानेक शाह और मोहम्मद मूसा भी 2 लोग थे। खैर 38 लोग और थे, लेकिन 2 लोग ये इंपॉर्टेंट थे। मानेक शाह की बात करें तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने थे। ये मानेक शाह बहुत बार पूछा जाता है, इन्हें भी प्रथम बैच के रूप में यहाँ ट्रेनिंग मिली थी आईएमए में। दूसरी बात करें मोहम्मद मूसा, तो जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उसके बाद ये पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख बने थे, पहले प्रमुख बने थे। और ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने थे, जो कि यही आईएमए से ही ट्रेंड थे। तो इतनी बातें हम याद रखेंगे, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट संस्थानों के बारे में जानते हैं। इनके बारे में अदर डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थान हैं मैंने कुछ 10-12 संस्थानों को यहाँ पर नोट किया हुआ है। आप भी इन्हें स्पेशली नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो बार बार कन्फ्यूजन करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसलिए देखिए लास्ट तक देखें जरूर। क्या क्या है? पहला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी। और ओएनजीसी एक महारत्न कंपनियों में से एक है जो कि उत्तराखंड में है और ये देहरादून में ही है। इसकी स्थापना पूछा जाता है ओएनजीसी की 14 अगस्त 1956। तो 1956 में ये महारत्न कंपनी बनी थी ओएनजीसी, इसे भी आप याद रखेंगे, जिसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहा जाता है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद दूसरा है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, IIRS। तो ये IIRS की स्थापना 21 अप्रैल 1966 को हुई थी। ये भी देहरादून में ही है। IIRS भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान एक राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान है। ये वाला हैदराबाद में होता है, वो NIRS होता है। तो NIRS अगर पूछे तो हैदराबाद है, IIRS पूछे तो ये देहरादून के अंदर है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी, देखिए ये उत्तराखंड की हिंदी अकादमी है। ये हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें जो 2011 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का नाम जुड़ा था। एक्चुअली पीताम्बर दत्त बड़थवाल कौन थे? ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में PhD की थी, इसलिए इनके नाम से ही हिंदी अकादमी का नाम रखा गया था। तो अभी भी ये संस्थान है देहरादून के अंदर 2009 में। एक है मानसिक रोग संस्थान, ये सैलाकुई में है, 2008 में ये भी स्थापित किया गया था। UKSSC की बात करें तो UKSSC की स्थापना 17 सितंबर 2014 में हुआ था। अब भले ही हमारे एग्जाम आने वाले ये नहीं कर रहा है तो हम नाराज होकर के इसे याद नहीं करें, ऐसा भी नहीं हो सकता है इसी का क्वेश्चन पूछे। तो भाई क्वेश्चन याद रखें, 2014 सबको याद रहता है, डेट याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाएगा 17 सितंबर 2014। और जैसे
यदि यूकेपीएससी का पूछे, यूकेपीएससी, तो यूकेपीएससी का पूछे तो 15 मई 2001, तो 2001 यूकेपीएससी, जो कि अभी हमारे आने वाले एग्जाम्स कराएगा। यूकेपीएससी 2001 का है और ये यूके SSSC 2014 का है, जिसे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है। ये वाला, और ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि आने वाले हमारे एग्जाम्स करवा रहा है। ये हरिद्वार में है और ये देहरादून में है। इस तरीके से हमें याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट है, भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, देहरादून के ही अंदर है। राज्य सूचना आयोग 3 अक्टूबर 2005, ये भी देहरादून के अंदर है। राज्य मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013, ये भी देहरादून के अंदर है। जैव विविधता बोर्ड 2006, देहरादून के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग 30 जुलाई 2001, देहरादून। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देहरादून 2003, 27 मई को। राज्य अल्पसंख्यक आयोग 27 मई 2003, देहरादून। राज्य योजना आयोग 21 मार्च 2001, देहरादून। प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, इंपॉर्टेंट, ये भी देहरादून में ही है, 29 अगस्त 2014। और राज्य किसान आयोग 2016, देहरादून। राज्य खेल अकादमी 2001, देहरादून। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 16 दिसंबर 2016, देहरादून के अंदर है, जो कि अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड बन चुका है। इस प्रकार से ये प्रमुख संस्थान देहरादून में ही है। तो भाई साहब, एक आध संस्थान हमारे पहाड़ों में भी ले आते, कम से कम इनकी बिल्डिंगें देख करके आंखों को सुकून तो मिलता। पहाड़ों में तो कुछ बना नहीं है, सबका पलायन हो चुका है। जितने भी प्रमुख व्यक्ति होते हैं, सरकारी नौकरी लगी नहीं, बाजारों में बसना शुरू हो जाते हैं। क्या करें, चलो बेरोजगार आदमी तो बाजारों में आए, ठीक है, उसको तो रोजगार करना है भाई, 2 पैसे कमाने हैं। लेकिन जिनको गवर्नमेंट सर्विस हो जाती है, वे लोग भी पलायन कर रहे हैं, तो ये एक समस्या भी है। गांव में कौन रहेगा? अब रहेगा भी क्यों भाई, सारे संस्थान तो तुम देहरादून में ही कर रहे हैं। तो जो भी इन संस्थानों में नौकरी लगेगा उसने शिफ्ट तो होना ही है भाई। इन संस्थानों को पहाड़ों में शिफ्ट किया जाए तो क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी भी पहाड़ों में रहेगा। तो ये भी एक समस्या है। सभी संस्थान देहरादून में ही है, तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या भी है। इन संस्थानों के कारण कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी पड़ रहा है। सब कुछ बड़े बड़े नगरों और बड़े बड़े कस्बों में कर दिया है, तो पहाड़ी क्षेत्र वीरान होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। तो ये थे देहरादून के कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान। इसके अलावा भी कई हैं, आप चाहें बुक्स में पढ़ करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं। इन आयोगों के, कई आयोगों के अध्यक्ष हैं वर्तमान, उनके बारे में हम एक स्पेशली वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम वर्तमान उत्तराखंड के मंत्रिमंडल तथा उनके पास जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं, विभाग हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट लेकर के आप चलें। देहरादून के अंदर जितने भी संस्थान हैं बहुत ही ज़्यादा खास हैं, और देहरादून के अंदर कुछ विद्यालय भी हैं जिनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देहरादून जनपद सीरीज को खत्म कर दिया है। इसके बाद अगला जनपद सीरीज, एक नया जनपद सीरीज हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए तैयार रहें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।